नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने छठ पूजा की सुरक्षा व्यवस्था का गंगा घाट का निरीक्षण किया। और आपको ये भी बताते चले कि पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग कराकर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और वही गोताखोरों को लगाया गया है और पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में भी लगाया गया है, जो नहाने वालों के समय समय पर चेतावनी देंगे और इससे अप्रिय घटना न हो, इसके लिए तैनात किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि गंगा घाट पर साफ सफाई व्यवस्था की जा रही है और घाटों पर मोबाइल शौचालय की व्यवस्थाएं लगाई गई है। वही लाइट और साज सज्जा की व्यवस्था भी पूरी तरह से सुसज्जित है, जिससे व्रत पूजा करने वालों को किसी भी तरह की कोई समस्याएं न हो। पूर्वांचल विकास समिति के अध्यक्ष केदार शाह ने बताया कि कल नहाय खाए से छठ पूजा की प्रारंभ हुआ है और वहां पर आज सभी लोग जो महिला और पुरुष व्रत रखते हैं वो रस खीर बनाकर भोग लगाने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगे। कल शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देकर पूजा की जाएगी। ये महापर्व जो है 7 और 8 को होगा, जैसा मालूम है कि कल से व्रत शुरू हो गया है और 7 तारीख को संध्या का अर्घ और 8 तारीख को सुबह का अर्घ होगा। और छठ के समिति के पदाधिकारी जो है सभी हमारे साथ हैं, सारे अधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं और हम लोगों ने कोशिश की है कि घाट की साफ़ सफाई के साथ साथ घाट की लेवलिंग, ड्रेसिंग, बिजली की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, साज सज्जा की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर, मोबाइल टॉयलेट, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, ये सारी समुचित व्यवस्था रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा हमारे व्रतधारियों को ना हो, उनके परिजन को ना हो। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि अच्छे से इनको व्रत करने का पूरा अवसर घाट पे मिलेगा और जो भी व्यवस्था में कमी रहेगी उसको आज शाम तक हम लोग दुरुस्त कर देंगे ताकि कल इनको किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो। इसके लिए मैंने अपने सारी टीम को निर्देश दे दिया है। नगर पालिका भी अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था ये भी कर रही है। बाकी ग्राम पंचायत DPRO के द्वारा, ADO पंचायत के द्वारा, BDO बरपुर के द्वारा और हमारे ADM साहब पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं स्वयं अपने और हम लोग भी उस व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं हमारे कप्तान साहब और अच्छे से व्रत इनका मनवाने का पूरा कोशिश करेंगे। और शांति व्यवस्था के जिसके कप्तान साहब ने पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया ताकि व्रतधारी को किसी भी प्रकार का सुविधा न हो। थैंक यू। सभी हमारे साथ हैं, सारे अधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं और हम लोगों ने कोशिश की है कि घाट की साफ़ सफाई के साथ साथ घाट की लेवलिंग, ड्रेसिंग, बिजली की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, साज सज्जा की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर, मोबाइल टॉयलेट, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, ये सारी समुचित व्यवस्था रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा हमारे व्रतधारियों को ना हो, उनके परिजन को ना हो। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि अच्छे से इनको व्रत करने का पूरा अवसर घाट पे मिलेगा और जो भी व्यवस्था में कमी रहेगी उसको आज शाम तक हम लोग दुरुस्त कर देंगे ताकि कल इनको किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो। इसके लिए मैंने अपने सारी टीम को निर्देश दे दिया है। नगर पालिका भी अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था ये भी कर रही है। बाकी ग्राम पंचायत DPRO के द्वारा, ADO पंचायत के द्वारा, BDO बरपुर के द्वारा और हमारे ADM साहब पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं स्वयं अपने और हम लोग भी उस व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं हमारे कप्तान साहब और अच्छे से व्रत इनका मनवाने का पूरा कोशिश करेंगे। और शांति व्यवस्था के जिसके कप्तान साहब ने पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया ताकि व्रतधारी को किसी भी प्रकार का सुविधा न हो। देखिए, यहाँ पे छठ पूजा को लेकर के बहुत ही विस्तृत तैयारियाँ की जा रही हैं। हमारे साथ साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने प्रकाश की और सफाई की और अपने चेंज करने की सारी व्यवस्था यहाँ देखी है। और पुलिस का प्रबंध यहाँ अच्छा खासा कराया जा रहा है। शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में जो पूजा का कार्यक्रम है उसके पहले और उसके बाद तक पुलिस रहेगी। बोट्स पर व्यवस्था कराई जा रही है, पीछे बैरिकेडिंग करा के उनके पीछे बोट्स लगाए जाएंगे, इसमें गोताखोर भी जाएंगे और उस पर CG धारक कांस्टेबल्स भी आएंगे जो इधर उधर कोई लोग जाते हैं नहाने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए, उनको उनका ध्यान आकृष्ट करके उनको सुनाने के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है ताकि कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना की संभावना न रहे। पूजा की क्या तैयारी चल रही है, किस तरह से मनाया जाएगा अपनी छठ पूजा? छठ पूजा की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है। लगभग 15 दिन से हम लोग इस पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम हम लोगों ने सूचना DM साहब को
एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को, एसपी साहब को सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और सजावट के लिए हम लोगों ने उनको सूचना दी। प्रशासन से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उसी क्रम में कल यहाँ जेसीबी से, यहाँ घाट की स्थिति बहुत ख़राब थी, कल जेसीबी से घाट का समतीकरण कराया गया और हम लोग पूरे दिन यहाँ बने रहे। किस तरह से आपकी पूजा की शुरुआत होगी कल से? कल से पूजा का शुरुआत कल 5 तारीख से हो चुका है। कल पूर्व जो कल मंगलवार था वो दिन नहाय खाए था, नहाय खाए से पूजा का शुरुआत हो चुका है। आज है खरना। शाम को सभी व्रत जो लोग करते हैं, महिलाएं या पुरुष, वो अपने घर पे आज चावल रसुआ और जो है मूर्ति उसकी बनाएंगे और सुहारी बनेगा। हम लोग का सुहारी बोलते हैं, जो शुद्ध गेहूं के आटे का घर में अपने धोकर सुखाकर अपने घर में पीस के उसको बनाते हैं। उसका सूर्य भगवान को भोग लगा के तो उसके बाद वो आज खाएंगे शाम को। उसके बाद से व्रत 36 घंटे का निर्जला व्रत रहेगा, कोई कुछ नहीं खाएगा। और उसके बाद 7 तारीख को कल संध्या अर्घ, सूर्यास्त के जो समय सूर्यास्त का अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद 8 तारीख को प्रातःकालीन सूर्योदय, जो सूर्य भगवान दर्शन देंगे उनको अर्घ दे के पूजा का समापन किया जाएगा। उसके बाद सब लोग पारण करेंगे, फिर पूजा की समाप्ति हो जाएगी। घाट पे हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे झालर, गुब्बारा, लाइटिंग सब अच्छी व्यवस्था है। हमें सबका पूरा सहयोग। चलिए अब खबर बदायूं से है, जहां पर जनपद बदायूं में रोहिलखंड बरेली में मिनी कुंभ से जाने वाला ककोड़ा मेला 1 वर्ष तक लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वही रेता की चादर पर तंबुओं का शहर बसाया गया। और मेला ककोड़ा जनपद बदायूं के कादर चौक क्षेत्र में एक गंगा किनारे लगता है। मेले का 1 माह पहले तैयारियां शुरू की जाती है, लेकिन 2 वर्षों से मेले की खाली औपचारिकता पूर्ण की जाती है। वही टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच पड़ताल की और वहां पर ना तो कोई घाट है, ना गंगा धारा और ना सड़क प्रकाश और पेयजल मिला है। आम लोगों का कहना है कि जिला पंचायत आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है और गंगा की धारा मेले के स्थान पर 2.5 किलोमीटर दूर है। वहीं भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ उनकी भावनाओं को खंडित भी किया जा रहा है। 8 नवंबर को कार्यक्रम है, अभी तक सड़क ही नहीं बनी है। साहब ये तो बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये इससे मेरे हृदय में यही भावना आ रही है, क्योंकि जिला हमारे होश में हमको 20, 25, 30 साल हो गए मेला का। हमारे बुजुर्ग लोग, क्योंकि हमारा मेला मिनीकम ककोड़ा मेला देवी के नाम से प्रसिद्ध है और ये हमारी आस्था का धरोहर का हमारे बुजुर्गों ने इसको कैसे सहयोगा है और कैसे रखा है। इसलिए जिला पंचायत द्वारा 3-4 साल से इसी तरह इस रुके हुए पानी में ही हमारे स्नानार्थी गंगा स्नान भक्तों के लिए गुमराह किया जा रहा है। और इस साल तो इस मेला की स्थिति इतनी गंभीर है, जिला पंचायत द्वारा दर्शा रहे हैं कागजों में कि मेला इतना हुआ और यहाँ पर अभी देखा जाए कुछ नहीं है। यहाँ बताइए बाबा जी, ये पूरा स्थल है जी, गंगा घाट का स्थल बनता है जी। यहाँ अभी तक पूरा ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना प्रकाश व्यवस्था है, ना ही जल व्यवस्था है। आम पब्लिक के लिए क्या सोच रहे हैं कि पब्लिक आएगी और उसके लिए व्यवस्थाएं कराएगी? व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा इन्होंने गुमराह तो किया ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ से 2 किलो मेला जो पुरानी जगह पर लग रहा है, वहाँ से 2 किलोमीटर मुख्य धारा है गंगा की, वहाँ पर पब्लिक के लिए एक नया सड़क बना रहे हैं वो लोग। वो यहाँ जो मेन गेट से इसके लिए गुमराह किया जा रहा है और वहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जनता कैसे वहाँ तक जाएगी और क्या होगा। इसलिए मैं जिला पंचायत का पूर्ण कमियां जिला पंचायत द्वारा अभी तक कोई घाट नहीं बनाया, नहीं घाट है, नहीं यहाँ सड़कें हैं, नहीं सड़कें की गई हैं और नहीं अभी कोई भी टेंट का भी व्यवस्था नहीं है, पुलिस की व्यवस्था नहीं है और लाइट अभी जनरेटर भी नहीं आया है और नल की कोई व्यवस्था, पानी जल की कोई, और यहाँ पब्लिक भी नहीं है। देखो चारा मैं आराम से यहाँ पर भैंस वगैरह चो रही है और कोई भी यहाँ पर अधिकारी भी नहीं है। पानी नहीं है, धारा नहीं चल रही है, घाट यही बनेगा। हाँ घाट ही जिला पंचायत ने बता दिया घाट यही बनेगा। जिला पंचायत सब लोगों ने यही पास किया। ये सही है गलत है? गलत है, गलत है, गलत है। आपको नहीं दिखाई रही, सबके लिए दिखाई रही है। जहाँ में घुस के निकलो तो मट्टी पैरों पे चिपकते आती है। पशु मरे पड़े हैं, जहाँ में चाचे इनकी हड्डियां वहीं पर है। बहुत गंदो पानी है, जब पानी पीने के लायक तक नहीं है, नहाना तो जाता है। और जिस दिन इसमें स्नान होगा उस दिन कांप और पानी
बराबर बराबर मिलमा होती है। पंचायत तो दाम पैदा करती है, मेला चाहे कहीं लगे, स्नान चाहे कहीं, किसानों को नुकसान हो, दाम पैदा करती है, किसानों को नुकसान हो। दाम पैदा। यहाँ पर जुर्माने में जिला पंचायत को पैसा पैदा ज्यादा होगा, बचत ज्यादा होगी। ये ओमगिरी चौड़ा कासगंज में पड़ता है। ये कासगंज जगह है। हाँ, ये कासगंज सामने चिन्हित वहाँ किया मेला। और चलिए अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर पांचाल घाट मोहल्ले में देह व्यापार से परेशान महिलाओं और पुरुषों के सब्र का बांध टूट गया है। देह व्यापार के धंधे से परेशान मोहल्ले के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और प्रदर्शन किया। गंगा तक के निकट रह रहे देह व्यापार के धंधे से मोहल्ले के लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। वहीं एक मकान में चल रहे देह व्यापार का धंधा, मुस्लिम युवक महिला टोली के यहां से कर रहे देह व्यापार का धंधा लगातार जारी रहा था और उसके चलते मोहल्ले के लोगों का जीना दुभर हो गया था। सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुंचे और प्रदर्शन कर देह व्यापारियों के धंधे को बंद करवाने के लिए मांग उठाई। डीएम साहब के पास जो लेकर आए हैं कि वहाँ गंदा माहौल चलता है, मेरे बच्चे मेरी लड़कियां हैं। किस तरह का माहौल बता रहे हैं? माहौल गंदा है बिल्कुल। हाँ, वेश्यावृत्ति का है और धंधा हो रहा है वहाँ पे। कौन लोग हैं जो करा रहे हैं? पंडित लोग। ये हैं डोली वाजपेयी, पुत्री वंश गोपाल वाजपेयी, उनका पूरा परिवार, मैं बच्चों पिता सहित सब काम करवाते हैं ये अपने घर में बुलवा के। कितने सालों से चल रहा है? ये सर 3-4 सालों से चल रहे हैं। इसलिए हम लोग और उनके टोका टाकी करते हैं तो सर वो मारपीट करते हैं। रात में अगर कोई आता है ग्राहक या कुंडी बजाता है तो हम पूछते भाई कहाँ से आए, और वो गाली गलौज करते हैं, फिर टोका टाकी करते हैं, फिर मारते हैं वो। ये देखिए सर, हमारा भी थोड़ा फूटा हुआ है सर उन्हीं के वो। ये कब फूटा था आपका? ये सर दीपावली वाले दिन सबसे छुट्टी हुई। हाँ दिए सर, पर हमारे यहाँ सर पुलिस आती है, वहाँ जाती नहीं है अभी। अच्छा, ये किसके शरण में चल रहा है, कुछ आपको जानकारी है? ये सर मुझे नहीं मालूम किसके शरण में चल रहा है, पर ये है कि धंधा चल रहा है सर। धंधा चल रहा है जी सर। अभी किससे मिले थे आप? अभी हम सब डीएम साहब से मिलने आए हैं। मुलाकात हुई है आपकी? जी अभी हुई है, उन्होंने ज्ञापन लिया है, बोला कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। सर हमें ये डर है कि कहीं हमारे ऊपर छेड़खानी ना लगवा दी जाए या कहीं वो हमें मुकदमा ना लिखवा दिया जाए, कहीं हमें अंदर ना करवा दिया जाए। सर उन्होंने धमकी दी है, मैं कहते तो देख लेंगे, देखे और हम लोग अपनी दुकान बैठते हैं तो वो धमकी देते हैं कि हम मारेंगे और तुम्हारे ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लिखवाएंगे। आप लोग क्या भय में जी रहे हैं, क्या है? सर हम बहुत भय में जी रहे हैं सर। हमारे बहू बेटियां, बच्ची हैं, बहनें हैं, बजाते हैं सर को क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, हाथ खींचते पकड़ के अश्लील इशारे करते हैं। ये कहा है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गलत काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है जिलाधिकारी महोदय ने जो है कप्तान साहब को जांच करने के लिए निर्देश दे दिया गया। जो भी इसके लिए जो है जिम्मेदार होगा उसके बाद। कितनी महिलाएं और थी सर? इसमें काफ़ी लोग थे, जो है 20-25 महिलाएं थी और पुरुष भी थे इसी की संख्या में जो है। तो ये लोग आए थे और इनका ज्ञापन दिया था और उसको जो है इस पर कार्रवाई। एक वांटेड महिला का भी नाम उसमें आ रहा था, और नाम का विशेष तौर से मैं नहीं उस पर कुछ स्पष्ट कर सकता हूँ, ये तो जांच के बाद ही स्थिति के लिए। अब खबर मथुरा से है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित 11 दिवसीय ब्रज रज महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने फीता काटकर ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ किया। इस ब्रज रज उत्सव में ब्रज के कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए चौधरी नारायण कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस तरह के से कार्यक्रम प्रदेश के पर्यटन के साथ साथ कलाकारों के लिए भी काफी सराहनीय होते हैं। जो संगीत की विधा ब्रजभूमि के द्वारा पूरे विश्व को दी थी, उस विधा में और 4 चरण लग गए हैं। जो महाराष्ट्र भगवान कृष्ण ने स्वयं संगीत के द्वारा ही भगवान कृष्ण ने समस्त ब्रजभूमि को एकता के सूत्र में पिरोया था। तो उस संगीत की विधा को इस कार्यक्रम के द्वारा आज हे राम कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है, उसको देखकर किस तरह के अनुभव? कार्यक्रम बहुत अच्छा है और आशुतोष राणा जी एक कलाकार है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसी तरह के कार्यक्रम इस पर ज्यादातर आयोजित किए भी जाते हैं। कलाकारों को भी आपसे मिलाना चाहूंगा। इस नाटक के डायरेक्टर हैं श्री गौरव भारद्वाज जी। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली। वो आज किसी कार्यवश यहाँ उपस्थित नहीं है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पीयूष शर्मा, बॉक्स ऑफिस इंचार्ज नेहा गुप्ता, बैक स्टेज प्रोडक्शन हेड राजेश कुमार,
हमारे लिरिसिस्ट श्री आलोक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने जगजीत सिंह जी से लेकर श्री अमिताभ बच्चन जी को इनके लिखे हुए गानों को स्वर दिया। और इस उन्होंने लिखे हैं एसोसिएट डायरेक्टर और शो रनर माई से राजीव सिंह दिनकर, लाइट बैकग्राउंड स्कोर अंकित मलिक और आशीष मलिक, लाइट डिजाइनर अजहर खान। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर स्कूल जा रहे शिक्षकों को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। वही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां गंभीर हालत में घायल शिक्षक को अस्पताल भेजा गया। मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके के लाकड़ी फजलपुर की पूरी घटना बताई जा रही है और अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। देखिए, आज सुबह 8 बजे थाना मझोला क्षेत्र में लाकड़ी गांव है, यहाँ पे एक स्कूल है। उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो उसी गांव में ही रहते हैं, कुछ दूरी पर। आज पैदल अपने घर से स्कूल आ रहे थे, तभी बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने उनके ऊपर गोली चलाई और इसके बाद वहाँ से फरार हो गए। सूचना पे तत्काल हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे, उनको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गए हैं, यानी जब लाया गया तो सब लोग की मौत हो चुकी है। उसमें हमारी सारी टीमें मौके पर गई हैं और हम लोगों ने वहाँ से बहुत सारे एविडेंस लिए हैं, लोगों से पूछताछ की गई है। वहाँ जो घटनास्थल है वहाँ पे कैमरे भी थे, उसमें हमको फुटेज मिला है और इसमें जितने सारे एंगल्स है उसके लिए हमने 3-4 टीमें लगाई और सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना का अनुमान किया जाएगा। यूपी के मथुरा में नगर आयुक्त शशांक चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर मोटरसाइकिल से परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। वही कर्मियों को चिन्हित कर नगर निगम के अन्य अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए। नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने देवउठनी एकादशी और अक्षय नवमी पर लगने वाली परिक्रमा को दृष्टिगत रखते हुए मोटरसाइकिल से निरीक्षण किया और वहां पर अगले सप्ताह में मथुरा वृंदावन में देवोत्थान एकादशी और अक्षय नवमी की बड़ी परिक्रमा लगी और इसके लिए मार्गों और अन्य स्थानों को सही कराने का काम नगर निगम का होता है और इसी क्रम के चलते नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। आज सबसे पहले तो जो सभी पार्षदगण हैं, सम्मानित पार्षदगण जिनके वार्डों से परिक्रमा लगने वाली, उन सबके साथ बैठक हुई और उसी में बैठक में सभी जगहों का स्थलीय निरीक्षण किए जाने का निर्णय हुआ और उसमें सभी पार्षद महोदयों के साथ एक वार्ड का निरीक्षण किया गया। उसी क्रम में लगभग पूरी परिक्रमा जो मथुरा वृंदावन क्षेत्र से होकर के गुजरेगी उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। कहीं कहीं पर पैचवर्क की व्यवस्था, कहीं जल भराव, नाली मरम्मत, सड़क मरम्मत, इस तरीके की सभी बिंदुओं पर निरीक्षण किया गया और आने वाले 2 दिवस के अंदर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएगी। पूरी टीम के साथ नगर निगम की और सम्मानित पार्षदगणों के साथ ये निरीक्षण किया गया है और आने वाले श्रद्धालु और मथुरा वासियों को एक अच्छी बेहतर परिक्रमा का अनुभव हम दे पाएँ, इसी के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हैं और जितने भी लाइट को लेकर के, पैच मरम्मत को लेकर के सारे टेंडर्स हो चुके हैं। फिर भी जो छोटी मोटी कमियां उसको आने वाले 24 घंटों में पूर्ण करा लिया जाएगा। सर, ये क्या क्या व्यवस्थाएं परिक्रमा में रहेंगी जो कि पर्यटन काफ़ी यहाँ आएगा? देखिए, सबसे पहले तो एक तो क्योंकि रात में भी चलती है तो लाइट की पूर्ण व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही चूँकि नंगे पैर परिक्रमा चलाई जाती है तो कच्ची परिक्रमा का व्यवस्था उसको किया जाएगा। साथ ही उसमें जहाँ जहाँ पर गड्ढे हैं उसको भरने का काम किया जाएगा। मोबाइल टॉयलेट्स पूरी परिक्रमा में लगाए जाएंगे जगह जगह पर। सभी पार्षदों से इसी पे चर्चा हुई कि मोबाइल टॉयलेट्स को कहाँ कहाँ लगाया जाना है। साथ ही जो पानी के टैंकर्स, उनकी व्यवस्था भी पूरे परिक्रमा पे अलग अलग स्थानों पे की जाएगी और इस बार हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मेडिकल कैंप्स भी नगर निगम की ओर से परिक्रमा पे लगाए। सर, ऐसा आज क्या खास आपने देखा कि जो बाइक पर बैठ के आपने परिक्रमा का एक निरीक्षण किया है? बहुत बड़ी बात है कि आपने एकदम बारीकी से सारी चीज़ें देखी। क्या क्या खामियाबी ऐसी जो मैंने आपको आज बाइक पर चलने से मालूम पड़ा? देखिए, चूँकि परिक्रमा काफ़ी पुरानी है, छोटी छोटी सकरी गलियों से, सकरे रास्तों से होकर के जाती है, तो ये निर्णय किया गया कि अगर आप पूरा उसको बारीकी से देखना है तो बाइक पर या पैदल उसको देखा जाए। क्योंकि सभी पार्षदगण भी साथ में थे तो उनके साथ बाइक पर बैठ कर के सारी परिक्रमा के क्षेत्र को देखा गया और जो छोटी छोटी कमियां हैं, जैसे कहीं पे रेती की आवश्यकता है, वहाँ पे रास्ता कच्चा है, या छोटे छोटे वहाँ पे इंटरलॉकिंग टूटी हुई है, या नाली की मरम्मत होनी है, जल भराव, इस तरीके की सभी समस्या क्षेत्रीय पार्षदों के साथ देखी गई।
और आने वाले समय में सबका निस्तार। अब खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पर सरथाना में नकली एवं एक्सपायरी दवाइयों का गोदाम पकड़ा गया। वहीं एक्सपायरी डेट बदलकर दवाइयों को मार्केट में बेचने का काम किया जा रहा था, जहां पुलिस और औषधि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक पुराने मकान में करीब 15 लाख की दवाइयां पकड़ी गई। देखिए, ये ना पुलिस के द्वारा जो है ये सूचना एकत्र की गई कि सरथाना के मोहल्ला इस्लामाबाद में इस घर के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम नाजिम है, तो इसके द्वारा जो है कहीं से एक्सपायर दवाइयाँ लाई जाती हैं, जिसको वह एक्सपायर मिटा के और रीस्टैंपिंग करता है और फिर आसपास के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनको ये सप्लाई करता है। अच्छा, डेट चेंज की जाती है जी अपने तरीके से। जी। और ये जो आपकी टीम है, ये कहाँ से आई है टीम? जी, हम मेरठ से आए हैं। ठीक है, तो मैं औषधि निरीक्षक मेरठ हूँ और हमारे साथ में हमारे दूसरे साथी हैं श्री गौरव लोधी, औषधि निरीक्षक। तो यहाँ पे आके हमने देखा तो ज़्यादातर सभी की सभी दवाइयाँ जो हैं नकली तो अभी हम इसको टेस्टिंग करा रहे हैं, क्योंकि एक्सपायर तो ये हैं ही हैं। जी जी। ठीक है, तो मसला यहाँ पे नकली का नहीं है, एक्सपायर का। अच्छा, एक्सपायर का। ठीक है, तो उन एक्सपायर दवाइयों पे ये रीस्टैंपिंग करते हैं और आसपास के डॉक्टरों को देते हैं। नकली के साथ साथ एक्सपायर भी हैं। देखिए, नकली क्यों बनाएंगे, ये तो एक्सपायर लेके आ रहे हैं। नकली तो वो होती है कि सेम उसका प्रतिरूपण कर दिया आपने, सही। जी, तो ये तो उसको रीस्टैम्प कर रहा है। ये कंपनी से जो एक्सपायर हुई है जी, उनको खरीद करके लाते हैं। बेसिकली यही संभावना है इसकी कि जैसे गाजियाबाद दिल्ली आसपास के जो दिल्ली है, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के C&F हैं, तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर से वापस दवाइयाँ आती हैं जो उनकी नहीं बिकती, एक्सपायर हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय होने के लिए आती हैं वहाँ पे C&F पे, और ये लोग संभवतः वहाँ से इन दवाइयों को लाते हैं, उनकी जो है एक्सपायरी मिटाते हैं और दोबारा से जो गांव देहात के डॉक्टर हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। अब खबर हरदोई जनपद से है। ये भी आपको बताते चले, हरदोई जनपद में रोडवेज बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। घटना के दौरान बस में बैठे यात्रियों की चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलने के बाद जनपद पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हरदोई जनपद की देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई शाहजहांपुर रोड कोडा गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर मोटरसाइकिल और रोडवेज बस की भिड़ंत हुई है। आज 5/11/2024 शाम लगभग 4 बजे ग्राम कोर्रिया, जो थाना कोतवाली देहात अंतर्गत पड़ता है, यहाँ सूचना प्राप्त हुई कि एक बस व एक बाइक में टक्कर हो गई है, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया है। वह बस अनियंत्रित होकर पास में खंती में चली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचा गया। वह इसमें कुल 11 व्यक्ति जो घायल थे, उसमें से कुछ यात्री थे और कुछ सड़क के किनारे चल रहे ग्राम के लोग थे। इन व्यक्तियों को पुलिस द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां इलाज के दौरान बाइक सवार व्यक्ति जिनका नाम महेंद्र, जो रहने वाले सहरा मऊ थाना जनपद शाहजहांपुर के थे, इनकी मृत्यु हो गई। वह अन्य घायलों का इलाज चल रहा है, इनकी स्थिति सामान्य है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिस का दबंगों को कोई भी खौफ नहीं दिख रहा है। वहीं दिन दहाड़े भरे बाजार में दबंगों की गुंडाई सामने आई है, जहां एक दबंग ने अधिवक्ता के समेत उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री पर जमकर हमला कर दिया और उसको पीटा। दबंगों ने शटर काटकर अधिवक्ता की दुकान पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने अधिवक्ता और उसकी पत्नी और पुत्र को मेडिकल परीक्षण के लिए CSC कमलागंज भेज दिया। अधिवक्ताओं ने बताया कि दुकान में ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। अधिवक्ता ने बताया कि यदि थाना पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो मामले की जांच उच्च अधिकारियों के साथ की जाएगी और शिकायत भी करने वाले हैं। अधिवक्ता की पत्नी ने बताया कि दबंग सोने की चेन समेत करीब 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। थाना कमलागंज क्षेत्र के मोहल्ला अशोक नगर के मुख्य मार्ग की बताई जा रही है कि हमारे यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने, बदमाशों ने शहर के माफियाओं के साथ मिलके और वहाँ पे दुकान पर शटर काट के लूट कर ली है। और उसमें हमारे, जब हम लोग उसका विरोध करने गए तो हमारी पत्नी, हमारा लड़का, हमारी लड़की और हमको पूरी तरीके से मारा, बुरी तरीके से मारा है और मारने की, जान से मारने की धमकी दी है। अब अधिवक्ता हैं आप? हाँ, अधिवक्ता भी हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं। नहीं तो आपकी दुकान कहाँ पे है? हमारी राधाकृष्ण ट्रस्ट अशोक नगर में मेन रोड पे दुकान है। हमारे वर्षों से ताले पड़े हुए, कब्जा था। मैं इंस्पेक्टर साहब से मिल के गया और उन्होंने कहा था 5 बजे आइएगा, 5 बजे आपकी बैठ के बात करेंगे, और उससे पहले ही घटनाक्रम हो गया है। मतलब दुकान की चाबी आपके पास थी? सब ताली, आज भी चाबी मेरे पास है अभी भी। तो क्या ताला काटा नहीं, नीचे से ग्राइंडर से काट के उन्होंने जो है वो कर लिया है, सब काट के उन्होंने उठा के अपना बलात् कब्जा किया।
कब्जा कर लिया, कब्जा करने की कोशिश की है। हाँ। तो आप लोगों ने विरोध किया तो किसकी कौन कौन घायल हुआ आपके घर में? हमारे घर में हमारी पत्नी घायल हुई है, अलका गुप्ता, यश गुप्ता, अभी गुप्ता जो है वो हमारा बेटा, वो उसको बहुत कोई पंजे जैसी चीज़ से मारने लोहे की आए थे लोग। उसके बाद हमको मारा, हमारा वाइफ की चैन लूट ली, चैन लूट के वो निकल गई हैं। जबकि उनकी वाइफ ने बताया कि चैन लूटी, मतलब मेरा मुंदा और मंगलसूत्र लूट लिया, तो पुलिस वाली ने देखा तो सब उसके अंदर था। अरे दुकान में लूटा हमारी करत कितने लोग थे लमसम? कम से कम नहीं तो 8, 10, 12 लोग थे। ये कहाँ के थे लोग? ये सब वहीं आसपास के लोग थे। तो ये क्या माफिया टाइप के लोग थे, दलाल टाइप के लोग थे, जो भी समझिए कि हम काफ़ी लड़के थे वहाँ पे। तो क्या आपने थाने में शिकायत की है? शिकायत पहले भी कर चुके थे हम। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने बुलाया था 5 बजे, इंस्पेक्टर साहब अनुराग मिश्रा जी ने बुलाया था कि 5 बजे नहीं तो क्या लग रहा है, जब पुलिस ने आपकी मदद नहीं की, आप अधिवक्ता हैं, इसके बावजूद दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी भी आपको मिल रही है? मिली है। अब मैं जाऊँगा, बड़े अधिकारियों के पास जाऊँगा। मतलब पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं लगा। बस मेडिकल के लिए आए हैं, अब देखते हैं क्या मदद करती है। दबंग और कुछ धमकी दे रहे हैं क्या आपको? हैं? दबंग और कुछ धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे तुम्हें, जिंदा मार देंगे। मतलब आपको क्या क्या सामान, कितने सामान लूट लिया हो, कितने अमाउंट का लूटा? हमारा कम से कम हजारों रुपए का फर्नीचर, हमारा सब कुछ रखा हुआ था, काउंटर सब फेंक दिया उन्होंने। फेंक दिया है? हाँ। हमारी दुकान का शटर काट के उस पर कब्जा कर रहे, मेरा सारा सामान लूट लिया। और हमें, मेरे बेटे को, मेरे आदमी को बहुत मारा, मेरी लड़की को पटक के मारा। मेरे चोट आई, देखे बहुत सारी, ये चोट आई, मेरी सर पे चोट आई। उन्होंने मेरी चैन खींची, कान पे देखिए बाली खींच रहे थे, मेरे कान फाड़ दिया, चाकू कट्टा सब लिए थे वो। नहीं तो कितने की लूट कर ले गए वो लोग? कम से कम मेरा 2-2.5 लाख रुपए का सामान लूट लिया। तो ये लूट करने वाले कहाँ के थे लोग? ये कमालगंज के, दिल्ली से आए हैं और कमालगंज में हम लोगों के साथ लूटपाट करी इन्होंने। दिन दहाड़े लूटपाट कर ली? दिन दहाड़े। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ भी उन्हीं का साथ दे रही है, हम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं करता। तो आपके साथ मारपीट कर रहे थे तो क्या हथियार थे उनके साथ में? उनके पास चाकू था, कट्टा था और पंजा पहनने वाला पंजा था, उससे मेरे बेटे की आंख में मारा है, बहुत पूरा घायल है मेरा बेटा। घायल है? तो फिर आप लोग कैसे बची वहाँ पे? हम लोग तो भाग के आए हैं थाने पे। थाने में हम लोग को 1 घंटा बैठा ले रखा, तब हम लोग मेडिकल कराने आए। तो दुकान का शटर तोड़ दिया क्या? दुकान का शटर काट के ही पूरा कब्जा कर लिया। मेरा सामान सड़क पे भी पड़ा, आधे से ज़्यादा सब इधर उधर लुटवा दिया उन्होंने। अच्छा, थाने गई थे आप? थाने गए। पुलिस क्या कह रही है? अभी कुछ नहीं, हमको बस मेडिकल करने के लिए भेज दिया। तो क्या लग रहा है, पुलिस के साथ मिली हुई है उनके क्या? ऐसा तो हम क्या बताएं आपको, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं हो रहा, हम तो क्या करें इसके विषय। मतलब कितने दबंग लोग थे ये? दबंग क्या, इनका कमालगंज का कोई आदमी इनका ऐसा साथ दे रहा है जो कि दबंगे ही कर रहा है। हम लोगों के साथ मारपीट, आए दिन धमकी देते। कितने लोग थे? कितने? कम से कम 10-15 लोग थे। 15 लोग थे? इसमें एक इनकी बहू है, निशा नाम, निशा गुप्ता की। कान में मेरा बाली नोच रहे थे, ये सब मेरा देखे खून खट्टर कर दिया, मेरा सर को। टोटल आपको कितना नुकसान हुआ है? सामान लूटा और किचन लूटी है? ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हुआ, कम से कम 5-7 लाख रुपए का लूट ले गए वो लोग? लूट ले। मेरी चैन तो मेरी करीब 1.5-2 लाख रुपए की थी चैन, वो भी लूट ले गए? वो भी लूट ले गए। बाली मेरी बच गई, अब ऐसे पकड़े गए तो वो तार से मेरा पूरा खींच रहे थे, पूरा खून खच्चर हो गया। खबर जनपद कुशीनगर से है, जहां पर थाना विष्णुपुरा व स्वाट संयुक्त टीम द्वारा 5 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी चोर साहबगंज झारखंड गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और ऐसे में इनके कब्जे से 115 अदर मोबाइल फोन और भिन्न भिन्न कंपनियों के और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया और कई धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद कुशीनगर में साइबर गैंग एक उसको बस्ट किया गया है, साइबर क्रिमिनल का गैंग है ये। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये गैंग झारखंड, जामताड़ा, साहबगंज, बिहार इन एरिया का रहने वाला है। इनके पास से 115 मोबाइल फोन, अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए की, वो बरामद किया है। ये गैंग जनपद कुशीनगर एवं आसपास के जिलों में एक्टिव था और ये लोगों के मोबाइल को चोरी करके उसके माध्यम से झारखंड, वेस्ट बंगाल में बैठे साइबर क्रिमिनलों की मदद से लोगों का पैसा वहां ट्रांसफर कराते थे विभिन्न अकाउंटों में। और साथ ही साथ इन मोबाइल, जो चोरी के मोबाइल है, उसमें यूपीआई वगैरह जनरेट करा के फोन पे, पेटीएम से पैसा ट्रांसफर कर लेते थे। साथ ही साथ इन मोबाइल के माध्यम से लोगों को फेक कॉल करके उनको पैसा, लॉटरी लगने का इत्यादि का झांसा देकर उनके जो अकाउंट है उसमें एंट्री पाकर पैसा निकाल लेते थे।
इस तरीके से कुल 115 मोबाइल चोरी करके ये गैंग यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। ये जो पांचों रहने वाले झारखंड और बिहार वेस्ट बंगाल के हैं। साथ ही साथ इन पे हमारी टीम इस चीज़ पे काम कर रही है कि जिन अकाउंटों में इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कराया उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इनके जो गैंग के बाकी सदस्य हैं उनके भी हम लोग काम कर रहे हैं। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जो मोबाइल ये बरामद हुए हैं उनको कनेक्ट भी किया जा रहा है। अब तक जनपद कुशीनगर में जो पूर्व में मोबाइल चोरी हुए थे वो भी कनेक्ट किए गए हैं और इस पे जो है अन्य इनके जो साथी है उनको पकड़कर भी इसमें गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई इस केस में कराई जाएगी। चलिए अब खबर रायबरेली से है, जहां पर रायबरेली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे को लेकर संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और जहां पर बचरावा के चुरवा बॉर्डर पर राहुल गांधी का काफिला रुका और उन्होंने हनुमान जी के पिपलेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान वे सड़क के किनारे स्वागत के लिए खड़े कार्यकर्ताओं से भी मिले। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। राहुल गांधी ने चुरवा मंदिर में लोकसभा चुनाव के दौरान भी दर्शन किया था। सांसद बनने के बाद यह रायबरेली का उनका तीसरा दौरा है। खबर शामली से है, जहां पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में शहर में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। इस दौरान प्रशासन ने सख्ती दिखाई और कई मोटरसाइकिल, स्कूटर, ठेले, ड्रम और कैनी जैसे सामान को जब्त किया गया। अभियान के दौरान थाना भवन के थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे और शहर में अतिक्रमणकारियों के बढ़ते हौसले को देखते हुए अधिशासी अधिकारी ने आगामी दिनों में और कड़े कदम उठाने की भी संभावना जताई है। अब खबर संभल से है, जहां पर संभल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर 25,000 का इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के रेलवे लाइन के पास का बताया जा रहा है, जहां पर रास्ते पर पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली। 25,000 का इनामी अपराधी किसी संगत घटनाओं को अंजाम देने के लिए रास्ते पर जा रहे हैं और इसी दौरान पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में आरोपी पकड़ा गया। सूचना प्राप्त हुई कि एक साथी लुटेरा जो कि थाना क्षेत्र से 25,000 रुपये का इनामी अपराधी एवं वांछित अपराधी है, जिसका नाम शाहरुख पुत्र बाबू निवासी सिरसी थाना हजरत गढ़ी है। यह अपने एक अन्य साथी के साथ एक बड़ी घटना कारित करने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र में आ रहा है। इस सूचना पर सिरसी फाटक के निकट चेकिंग लगाई गई तो यह अपराधी अपने साथी के साथ जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। जब भी फायरिंग में इसे के पैर में गोली लगी है, इसे चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इसका अन्य साथी जो कि भागने में सफल रहा था, उसकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। खबर वाराणसी से है, जहां पर वाराणसी के भदेनी इलाके में एक पति ने पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ भेलूपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि मौके पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस राजेंद्र के साथ ही तांत्रिक की भी तलाश शुरू कर रही है। अभी भेलूपुर थाना क्षेत्र में ये सुबह 112 पे सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के बीवी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इनकी जो यहाँ पे माता जी रहती थी, उन्होंने बताया कि ये पारिवारिक विवाद कुछ चल रहा था इनका पिछले कुछ वर्षों से, उसी में ये हत्या हुई है। अभी पुलिस इसमें जाँच कर रही है कि किसने ये कारित की हत्या और क्या कारण रहा। बताया जा रहा है कि जो पति है राजेंद्र गुप्ता, उस पर शक जताया जा रहा है क्योंकि उसने पहले भी हत्या की चुकी है, ऐसा बताया जाता है और अभी जो है वो फरार भी चल रहा है। राजेंद्र गुप्ता के ऊपर पूर्व में भी मुकदमा चला है हत्या का 1997 में। उसके बाद इसके पर 2 और मुकदमे रहे हैं और अभी ये फरार हैं। अभी इनकी तलाश जारी की जा रही है। जो अभी तक आप लोगों ने जांच की है उसके अनुसार इस हत्या का प्रथम दृष्टया कारण क्या पाया है? पारिवारिक कले जो बताया जा रहा है माता जी द्वारा, वो पारिवारिक कले ही बताया जा रहा है कि इनका कुछ आपस में विवाद चल रहा हो। लगभग कितने बजे की घटना है ये? लगभग कितने बजे की? ये देर रात्रि की है, क्योंकि जिस अवस्था में शव मिले हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सोए हुए थे और उसी टाइम गोली मार के हत्या की गई है। सर, कितने लोगों की हत्या हुई है और क्या उम्र है लगभग? इसमें
जो पत्नी है वो उनकी उम्र है 45 साल और 3 बच्चे हैं जिनकी 25, 15 और 16 साल है उम्र। वेपन क्या रहा है और किस तरह से मर्डर हुआ है? ये पिस्टल प्रतीत हो रहा है क्योंकि मौके पे खोखा भी मिला है, तो प्रथम दृष्टया पिस्टल इसका उपयोग हुआ। माता जी ने क्या बताया आपको, किस तरीके का पारिवारिक कलह था और क्या कितने दिनों से ये कलह चल रहा था, और जब घटना हुई तो उसमें माता जी कहाँ थी? माता जी जो है वो अलग कमरे। खबर कर्नाटक के बेलगांव से है, जहां पर जिले के निप्पानी गोरक्षा सेवा समिति की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर गोकशी के लिए ले जा रहे 18 गायों के और 34 भैंसों के बछड़ों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गोरक्षण सेवा समिति के प्रमुख सागर श्रीखंडे को सूचना मिली कि 4 दिन और 1 सप्ताह में गाय के 18 और भैंस के 34 बछड़े अवैध रूप से सीलबंद अवस्था में टेम्पो और पशुशाला में रखे हुए हैं, और इन सभी जानवरों को गोरक्षण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने कागल पुलिस को सौंप दिया और इसकी कीमत करीब 2,28,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में मोहम्मद हसन शेख ने को हिरासत में लिया है पुलिस ने, और पूरे मामले की कार्रवाई अब लगातार जारी है। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां पर आज नहाय खाए के साथ 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, और आज नहाय खाए को लेकर मुंगेर के प्रमुख घाट कष्टहरिणी घाट, भभुआ घाट और सोझी घाट के अलावा कई घाटों को सजाया गया और स्नान करने वाली छठ व्रती और परिजनों का तांता लगा हुआ देखने को मिला। नहाय खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। एसडीआरएफ की 6 टीम जिला प्रशासन के द्वारा डिप्लॉय की गई है। एक टीम है हेमजापुर टू हेरू दियरा, दूसरा टीम है हेरू दियरा से कष्टहरिणी घाट, तीसरा टीम है लाल दरवाजा से मनियारचक, और जो 2 बोट हैं वो बरियारपुर अंचल को दिया गया है। बरियारपुर अंचल में हरिणमार भी शामिल है, 81 टोला घाट है, घोरघट घाट है, जहां पर भी जरूरत है हर जगह पे एसडीआरएफ पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा जमालपुर अंचल में काली पहाड़ी तालाब में भी डिप्लॉय किया गया है। परसों है पहला है, तरसों है पिछला है। गंगा स्नान का कितना महत्व है? बहुत महत्व है, इसीलिए नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, अब भर काट के 1 महीना नहाते हैं। छठ का पहला दिन गंगा स्नान से ना, पहले से कार्तिक घुसता है तब नहाते हैं। मुन्नी देवी बाजा बाजार। अब खबर समस्तीपुर से है, जहां पर लोक आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार को नहाय खाए के साथ आरंभ हुआ है। पहले दिन बरती स्नान के साथ सूर्य देव को जल के अर्घ दिया गया है, और अगले दिन बरती पूरे दिन उपवास करती है और शाम को भगवान सूर्य का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू होगा, और इसी कड़ी में बिहार के समस्तीपुर जिले के मुख्यालय में प्रमुख छठ घाटों की साफ सफाई और सरकारी सुविधाओं का व्यवस्था भी नगर प्रशासन के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के परासिया विधानसभा के समीप जुन्नार देव में रविवार की रात को शहर के वार्ड क्रमांक 7 और 8 स्थित श्री गणेश मंदिर में एक युवक के द्वारा भगवान श्री गणेश की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर दिया और हिरासत में लिया। जुन्नार देव शहर में किए गए इस कृत्य से सनातनी धर्म के लोग आहत हुए हैं, और घटना की संवेदनशीलता को देखकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां पर नया बाजार स्थित दिगंबर जैन मंदिर डिब्रूगढ़ में विशेष आशीर्वाद और भव्य उपस्थिति का दिन बन गया है। पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज प्रातःकाल भक्तों के घर में पधारे हैं, जहां पर उनके आशीर्वाद और दर्शन के लिए भक्तों का जीवन धन्य हो। और देव ये भी आपको बताते चले कि गुरुदेव के दर्शन के लिए भक्तों का एक अपार समूह तत्पर था। मालूम हो कि जैसे ही पूज्य मुनिश्री अपने पवित्र कदम भक्तों के घरों में रखते हुए पधारे और उपस्थित हर भक्त अपनी उनकी श्रद्धा और प्रेम के लिए पूज्य गुरुदेव के चरणों को चिन्हित किया गया, और सभी भक्तगण अपने आप को अत्यधिक भाग्यशाली मानते हैं। और ये भी आपको बताते चले कि गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने जीवन को सुखमय बनाने की कामना करते हैं, और इस अवसर पर डिब्रूगढ़ के युवा वर्ग ने भी बहुत सक्रियता भूमिका निभाई। समाज के सभी युवा भाइयों और बहनों ने मिलकर एक शानदार नगर भ्रमण किया और आयोजन किया, और जिसमें पूज्य मुनिश्री का स्वागत किया। नगर भर में श्रद्धा और जोश के साथ आयोजन को पूरा संपन्न कराया गया। बोले महावीर भगवान की जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि आज नया बाजार मंदिर से नया बाजार समाज के सभी घरों में श्री विशु सागर जी महाराज के आचार्य श्री विशु सागर जी महाराज के परम शिष्य श्री अरिजीत सागर जी महाराज का नया बाजार मंदिर के सभी घरों में भ्रमण हुआ,
और सभी घरों में ऐसा लगा कि जैसे दीपावली का त्यौहार हो। महाराज जी ने सभी के घरों में जाके सभी को आशीर्वाद दिया, सभी घरों में शांति हो, ऐसे महाराज जी ने आशीर्वाद सबको दिया। और अभी महाराज जी यहाँ से कोर्ट रोड जाएंगे और जब से महाराज जी मंदिर में आए हैं नया बाज़ार में, तब से मंदिर में दीपावली जैसा माहौल होकर रखा है। जय जिनेंद्र। हमारे लिए जैसे भगवान साक्षात भगवान पधार गए हमारे लिए, और बहुत ही हर्ष की बात है कि महर्षि का पदार्पण हमारे घर में हुआ। और दिगंबर जैन मुनि जो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि वो बिना वस्त्र नहीं धारण करते हैं, पूरा एनवायरनमेंट ही उनका वस्त्र होता है, और प्लस वो विचरण भी अपने पैरों पे ही करते हैं, कोई वाहन वगैरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ मुनिश्री का आगमन हुआ। हम 20 साल बाद मुनिश्री का आगमन यहाँ पे हुआ। पहले दया सागर महाराज जी आए, प्रसन्न सागर महाराज जी आए, अब अरिजीत सागर महाराज जी आए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुनि का आगमन हमेशा हो। ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम होता है मुनीश्वर का आगमन। अब धीरे धीरे ऐसी प्रभावना पड़ रही है, यहाँ पे लोगों में बहुत सी प्रभावना पड़ रही है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले सब यही चाहते हैं कि मुनीश्री का आगमन हमेशा यहाँ होते रहे, माता जी का आगमन होते रहे, आरिका लोग का आगमन होते रहे। आपको क्या लगता है? धर्म की भावना मेरे घर में, हमारे पूरे परिवार में धर्म की प्रभावना बनी रहे, और समाज में भी पूरी धर्म की प्रभावना बनी रहे। अब खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां पर जिले के मनावर पुलिस ने सिंघाना में 2 घरों में संचालित हो रहे अवैध हथियारों को फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की सामग्री समेत 2 अलग-अलग स्थानों के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल मनावर पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंघाना में 2 अलग-अलग स्थानों पर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। सिगरेटों के खिलाफ ऐसे अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले 2 फैक्ट्री को रेड करके नेस्तनाबूद किया है, और शस्त्र निर्माण करने वाले कुख्यात 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और उनकी गिरफ्तारी करने के बाद उनसे पूछताछ के बाद 15 कुल आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें 13 देसी कट्टे और 2 पिस्टल हैं। और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करके हम लोगों ने 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्री को नेस्तनाबूद किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों कुल मिलाकर के हम लोगों ने 11 फैक्ट्री को नेस्तनाबूद करने में, ध्वस्त करने में सफलता हासिल कर रहे की है, जिसमें लोग अवैध शस्त्र निर्माण करके सिद्धिगढ़ समाज पूरी तरह से लिप्त था। इसमें कुल 21 प्रकरण बने हैं, 596 हमने अवैध शस्त्र जब्त किया हुआ है, 109 कारतूस जब्त किया हुआ है, और 55 सिद्धिगढ़ जो अभी जेल में बंद है उनके खिलाफ हमने इस साल कार्रवाई करी है। एक तरफ हम सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के आरआर कैंट कैंपस में संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जहां पर जासूसी की आशंका पर रक्षा मंत्रालय को आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। राजा मनन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के कैंपस में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो खुद को असिस्टेंट पोस्टल अधिकारी बताकर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जासूसी का शक होने पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली, जिसमें रक्षा मंत्रालय के 2 आईडी कार्ड बरामद हुए और पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जैसे कि आरआर कैट के अंदर कल एक संदिग्ध, वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत थाना राजेंद्र नगर में की गई थी। शिकायत अनुसार जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके द्वारा सर्वप्रथम पोस्ट ऑफिस में जाके अपने आप को पोस्टल सर्विस में डायरेक्टर के पद पे होना बताया, और ये बताया गया कि वह इस ब्रांच में ऑडिट करने के लिए आया है। तत्पश्चात वहाँ के कर्मचारियों को शंका हुई और उन्होंने उसके द्वारा आईडी कार्ड चाहा गया, तो आईडी कार्ड उसके पास अनेकों डिपार्टमेंट के, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के, रक्षा मंत्रालय के, इसके अलावा पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर के पद पे होने के विभिन्न फर्जी आईडी कार्ड उसके पास मिले। तत्पश्चात हमारे द्वारा उस पर थाना राजेंद्र नगर में कायमी की गई है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने ये पाया कि यह डेफिनेटली पोस्टल सर्विस में कर्मचारी है, जिसको विभाग द्वारा निलंबित किया जा चुका है और इसके विरुद्ध विभागीय जांच अभी विभाग में चल रही है। तत्पश्चात हमने इसको राउंड अप करके फ़िलहाल हमने इसको जेल भेजा है। तत्पश्चात इसका 2 दिन का पीआर और लिया जा रहा है। चूँकि मैटर काफ़ी सेंसिटिव था, आरआर कैट से रिलेटेड है, तो हमारे द्वारा इसमें संबंधित जो भी खुफिया एजेंसी होती हैं उनको भी संदर्भ में इत्तला की गई है। साथ ही साथ हमारे द्वारा भी, हमारी साइबर टीम द्वारा भी इसके विषय में सभी छानबीन, टेक्निकल एनालिसिस इसका किया जा रहा है कि इसके द्वारा
वास्तव में ऐसा क्यों किया गया और इसके कनेक्शंस बेसिकली अगर है भी तो वे कहाँ कहाँ है, तो इस विषय में हमारे द्वारा भी टेक्निकल एनालिसिस इसमें किया जा रहा है। रूपेश ने अपना नाम रूपक पंथी करके बताया है, जो पोस्टल सर्विस के कार्यालय से भी मैच खाता है, जिसकी विभागीय जांच अभी चल रही है। पूर्व में कौन से विभाग में पदस्थ था? ये पोस्टल सर्विसेज जो है पोस्टल ऑफिस के अंदर कर्मचारी के तौर पर ये पदस्थ था और हाल फिलहाल इसने अपने आप को आरआर कैट में डायरेक्टर पोस्टल सर्विस होना बताया, जो ऑडिट के लिए कंसर्न्ड ब्रांच के अंदर आया है। कहाँ पर पहुंच गया था? मतलब मेन फ्रंट गेट पे ने क्या कोई आईडी कार्ड बताया? देखिए, जैसे ही ये पोस्टल आरआर कैट के यहाँ पे एक पोस्टल है, वहाँ पे ये गया था और सर्वप्रथम इसने अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्टर होना बताया। तत्पश्चात वहाँ के कर्मचारियों को चूँकि शक शुबा हुआ तो उन्होंने अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके इसके विषय में जानना चाहा। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर मना किया कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर के पद पर पदस्थ नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने जो सुरक्षा एजेंसी है आरआर कैट के अंदर, उनको इतला किया। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा फिर इसको थाने पर लाकर इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। देखिए, अभी उद्देश्य इसके द्वारा, जैसे कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को इसके द्वारा मानसिक विक्षिप्त बताया गया है, किंतु चूँकि जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, तो हमारे द्वारा सभी खुफिया एजेंसी को इसमें इतला कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ उतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।